ठीक है जी, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आज की जो पहली क्लास मतलब इस क्लास में आज को जो पहला टॉपिक हमें करना है बेटा, वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। कि सर फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये हमें समझना है आज की क्लास में। चलिए जी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये टॉपिक अपन को आज करना है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, फटाफट ये टॉपिक कर लेंगे और ये टॉपिक जल्दी से हो गया तो फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए, फैक्टर इनकम वो होती है जो आपने फैक्टर बन के अर्न की हो। क्या की हो? फैक्टर बन के अर्न की हो। और ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसमें आप फैक्टर नहीं बने हैं, कमाई किसी और ने है, इनकम बस आपके पास ट्रांसफर होकर आ गई है। ठीक है ना, मैं आपको इसका मीनिंग इनके वर्ड के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो चीज आपको रिलेट करे। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूं, फैक्टर इनकम बेटा वो इनकम होती है जिसमें आपने फैक्टर बने हो और फैक्टर बन के आपने कमाई की हो। क्लियर? और ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसमें आपने कुछ नहीं किया, यू आर नॉट द फैक्टर, किसी और ने कमाई की थी, आपके पास सिर्फ क्या हो गई है, ट्रांसफर होकर आ गई है। सर कुछ समझ नहीं आया, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि आप फैक्टर बने हो, फैक्टर बने हो, फैक्टर बने हो। क्या फैक्टर बने हो बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एफओपीज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, मेरे को बताइए एफओपीज कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये वो लोग होते हैं, ये वो चार फैक्टर्स हैं बेटा जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना, इनकी वजह से, इनके कलेक्टिव एफर्ट से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। डन? ये चारों मिलकर तो मुझे बताइए, क्या इन चारों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया फिर जाके प्रोडक्शन हुआ? डन? तो जब भी बेटा आप एफओपी बनकर, अच्छा इनको बदले में कुछ इनकम मिलती कि नहीं मिलती? ठीक है ना, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है ना, तो जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसके बदले में जो इनको इनकम मिली उसको हम बोलते हैं बेटा फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। यानी कि जब भी, हाँ, जो भी एफओपीज कमाते हैं वो फैक्टर इनकम होती है। या आप यूं समझ लीजिए कि जब भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करके अर्न, तो वो कौन सी इनकम होती है? फैक्टर इनकम। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। सुबह सुबह हम सबके पापा जाते हैं काम करने, ठीक है ना, कहीं भी जाते हैं, चाहे उनका खुद का बिजनेस है, चाहे किसी कंपनी में वो जॉब करते हैं, जो भी उनका काम है, जब वो जाते हैं बेटा तो वहां जाकर वो एफर्ट डालते हैं कि नहीं डालते? कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते? कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलती है? इनकम मिलती है ना। तो बेटा ये इनकम कौन सी है? फैक्टर इनकम। ठीक है ना। इसके दूसरी तरफ हम नलायक, ठीक है ना, तुम नलायक, चलो मैं तो नलायक नहीं, मैं तो अपना खुद का पैसा अर्न करने लग गया, तुम लोग नलायक हो। ठीक है, पापा 100 रुपए दे दो, पापा 500 रुपए दे दो, पापा 1000 रुपए दे दो। ठीक है ना, आज बर्थडे पार्टी देनी है दोस्तों को, 2000 रुपए लाओ। ठीक है, ठग लेते उनसे पैसे ऐसे कर करके। ठीक है, हाँ, सुनिए, हाँ तुम्हारा तो हक है, उनका कोई हक नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो अब आप बताइए, जो 2000 रुपए आपने अपने फादर से लिए या मदर से लिए, ठीक है ना, जो भी केस है, आपने वो पैसे अर्न किए कि अर्न किसी और ने किए थे? अर्न तो पापा ने और मम्मी ने किया था। फैक्टर कौन बना था? मम्मा या पापा। उन्होंने काम किया, फैक्टर बने, पैसा अर्न करके लेकर आए, लेकिन वहां से उनकी जेब से ट्रांसफर कहां हो गया? आपके पास हो गया, फ्री फंड में। आपने कुछ नहीं किया बदले में। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फैक्टर इनकम का और ट्रांसफर इनकम का। डन? अब मैं आपसे एक दो चीजें पूछता हूं, मेरे को बताना। ठीक है, एक गार्ड है, ठीक है ना, गेट कीपर बोल लीजिए, गार्ड बोल लीजिए, फैक्ट्री के बाहर गार्ड की वो जॉब कर रहा है, गार्ड की वो नौकरी कर रहा है। उसको जो भी तनख्वाह मिलेगी बेटा, जो भी सैलरी मिलेगी, वो फैक्टर इनकम होगी कि ट्रांसफर इनकम होगी? बोलिए। वेरी नाइस, वो फैक्टर इनकम होगी। सर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है और बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो वो तो फैक्टर है, तो सर फैक्टर इनकम होगी। क्लियर? लेकिन अगर वही गार्ड शाम को मंदिर जाता है और जब मंदिर से बाहर आता है तो आपने देखा होगा, बैठे होते हैं भिखारी, बैठे होते हैं मांगने वाले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, जो भी है, और गार्ड का मन आ गया, गार्ड ने 10 रुपए उस भिखारी को दे दिए। अब मुझे बताइए, वो भिखारी जो है उसको जो 10 रुपए मिले बेटा, वो फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, उसने भी तो मेहनत करी, भीख मांगने में भी तो मेहनत लगती है, ठीक है ना, ऐसे बोलना पड़ता है, अल्लाह के नाम पे दे दे, इतनी इतनी देर बैठना पड़ता है। तो बेटा इसका जवाब सुन लीजिए, अगर कभी आपके मन में ऐसा डाउट आए तो मैं आपको बता देता हूं। बेटा वो जो मेहनत कर रहा है ना, उससे प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ना? जो फैक्टर्स मेहनत करते हैं
और जो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो मेहनत करते हैं, उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आता है, या तो गुड्स बनेंगे या सर्विसेज बनेंगी, देयर विल बी समथिंग प्रोडक्टिव। लेकिन जो बेगर है, जो भिखारी है, वो चाहे मेहनत कर रहा है, धूप में बैठा है, बच्चे कहते हैं सर धूप में बैठ के भीख मांगना कोई आसान काम थोड़ी है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके धूप में बैठने से उसकी मेहनत, जो वो उसके टाइप की जो मेहनत है, उससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, ना ही कोई गुड्स बन रहे हैं, ना ही कोई सर्विसेज बन रही है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है जी? कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। डन? हाँ बेटा बोल, मेरे को ऐसा फील हुआ कि तेरे को डाउट है कुछ। पक्का क्लियर है? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ठीक है। एक मिनट जरा मेरे को बुक दीजिए। चलिए जी, ये कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट डन हो गया। फटाफट रीड कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो समझ ना आए आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आपको कुछ भी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझ ना आए। शुरू करें? चलिए जी, मैं रीडिंग कर रहा हूं, मेरे साथ साथ सुनिएगा। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको मिलती है फैक्टर इनकम? एफओपीज को मिलती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, फैक्टर बन के काम करते हैं, मेहनत करते हैं। डन? आगे बढ़ते हैं जी। फॉर रेंडरिंग, और उनको ये इनकम क्यों मिलती है? फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने के बदले में जो फैक्टर्स को कमाई रिसीव होती है, इनकम मिलती है, उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है बेटा? बिल्कुल अच्छे से, यही अपन ने समझा था। हाँ, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। नीचे पॉइंट दे रखा है, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एज फैक्टर इनकम इज अर्नड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। जब तक आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपके कंट्रीब्यूशन से कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, तब तक आप फैक्टर नहीं बन पाएंगे। क्लियर? और जब तक आप फैक्टर बनकर कोई इनकम रिसीव नहीं करते, इनकम अर्न नहीं करते, तब तक वो इनकम फैक्टर इनकम नहीं होगी। डन? आगे बढ़ते हैं जी। इट इज अ बायलैटरल इनकम, ये मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है ना? तो बुक पढ़ने का यही फायदा होता है कि अगर कोई पॉइंट छूट गए तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। सर बायलैटरल क्या होता है? बेटा दो टर्म्स होती है, वन इज बायलैटरल एंड वन इज यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा, चाहे तुम्हारे से मेरी तरफ आए, चाहे मुझसे तुम्हारी तरफ जाए। जैसे जो पॉकेट मनी आप फादर से लेते हो, ठीक है, वो यूनिलैटरल है बेटा। फादर तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप बदले में फादर को कुछ भी नहीं दे रहे हो, ठीक है ना? कोई सर्विसेज या कोई कुछ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? समझ में आया? लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में कोई गाड़ी साफ करने वाला आता है, उसको भी हम महीने के एंड में पैसा देते हैं, पैसे देते कि नहीं देते? लेकिन वो महीने भर हमें वो भी तो सर्विस दे रहा है। दैट इज अ बायलैटरल। बाय वर्ड लग गया, दैट मीन्स टू साइडेड। यूनि मीन्स वन, सिंगल, एक तरफा। समझ में आया? डन है? क्लियर है सबको? आप दुकान पे गए ब्रेड खरीदने, आपने 10 रुपया दिया, 20 रुपया दिया, दुकान वाले ने आपको ब्रेड दी, ये बेटा बायलैटरल ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन है? बायलैटरल ट्रांजैक्शन। क्लियर? लेकिन आप मंदिर में गए और आपने मंदिर में 100 रुपए चढ़ा दिए और वापस आ गए, ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है। वो एक अलग बात है, मन में हमारे होता है कि भगवान भी हमें देगा, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हाँ मिले नहीं मिले गारंटी नहीं है ना। तो आपने जो रुपए दिए, ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो यूनिलैटरल बायलैटरल क्लियर है? तो बेटा जो फैक्टर इनकम है वो तो हमेशा बायलैटरल होगी, क्योंकि पहले फैक्टर जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा, मेहनत करेगा, अपनी सर्विसेज देगा, फिर जाके पैसा मिलेगा। तो फैक्टर इनकम हमेशा कौन सी इनकम होती है बेटा? बायलैटरल ट्रांजैक्शंस होती है। डन? वेयर एज ट्रांसफर इनकम जो होती है वो क्या होती है? यूनिलैटरल होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। ये पार्ट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जब मैं नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, वहां पर हम ये पार्ट करेंगे, ठीक है ना? लेकिन फिर भी चलो यहाँ लिखा हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जो भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, वो जब फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, सिर्फ वो ही नेशनल इनकम में काउंट होती है। चलो थोड़ा सा ना मैं आपको बता ही देता हूं यहाँ। आइए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता ही देता हूं, सुनिए ध्यान से कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में से, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम में जब हम नेशनल, क्योंकि ये यूनिटी क्या है? नेशनल इनकम की यूनिट है। ये हमें किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? आज नहीं तो कल, तीसरे चौथे चैप्टर में हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? नेशनल इनकम। तो ये सारी चीजें जो हमें पढ़ा रहे हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो नेशनल इनकम में बेटा फैक्टर इनकम तो इंक्लूड होता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता। कोई भी ट्रांसफर इनकम जो है वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है बेटा?
बताइए, अर्न करके जो आपने कमाया है वो तो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, लेकिन ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? सर्विसेज नहीं मिल रही इसलिए? नहीं बेटा, गलत है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसका इसका अगर मैं थोड़ा मजाकिया सेंस में बताऊं, इसका रीजन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, अरे मैं प्रूव करूंगा, डोंट वरी। ऐसे देखो, इलॉजिकल मजाक नहीं करता मैं, ठीक है ना, लॉजिकल मजाक करता हूं। इसका रीजन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं आपको बताता हूं कैसे। हर ट्रांसफर इनकम बेटा कभी ना कभी तो फैक्टर इनकम होगी। जब मैंने फैक्टर काउंट कर ली तो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली काउंट होगी बेटा। अगर आप ट्रांसफर को दोबारा काउंट करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मैं आपको समझाता हूं। ये कौन है? सास, ठीक है ना, ये बहू। हर सास भी तो कभी ना कभी क्या थी? बहू थी। हर ट्रांसफर इनकम जब जनरेट होती है तब तो फैक्टर इनकम होती है। जैसे सुनो, आप कोई फैक्टर इनकम का एग्जांपल लो। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने भिखारी को पैसे दिए या आपने भिखारी को पैसे दिए, क्लियर? तो ये ट्रांसफर इनकम हो गई। आपके पास पैसा कहां से आया? अब आप बोलोगे कि सर मैंने भी पापा से लिया, चलो ये भी ट्रांसफर इनकम है। पापा के पास पैसा कहां से आया? अर्न करके, तो वो फैक्टर इनकम थी ना। तो जब हमने पूरी की पूरी फैक्टर इनकम ही काउंट कर ली तो फैक्टर इनकम में से ही तो ट्रांसफर इनकम निकलती है। तो हमें ट्रांसफर इनकम को काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काउंटेड है। समझ में आया? अगर आपने दोबारा काउंट की ट्रांसफर इनकम तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसका मैं आपको एक क्वांटिटेटिव एग्जांपल और देता हूं, ठीक है ना। चलिए जी, मान लीजिए मेरे घर में सिर्फ मेरे फादर अर्न करते हैं। कौन अर्न करते हैं? सिर्फ मेरे फादर अर्न करते हैं, ठीक है ना। और मेरे फादर की जो अर्निंग है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की है। कितनी? 1 लाख रुपए की, क्लियर? तो मेरे को बताइए फैक्टर इनकम है कि नहीं है? ये तो फैक्टर इनकम है। क्लियर कट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो गए, काम किया महीने भर, तब जाकर उनको 1 लाख रुपए मिला। डन। इसके बाद उन्होंने घर आने के बाद क्या किया? 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए उन्होंने मेरी मम्मा को दे दिए, ठीक है ना, मदर। ये मैं यहां फादर लिख लेता हूं। 50,000 रुपए उन्होंने किसको दे दिए? मम्मा को, ठीक है ना, मदर को दे दिए कि भाई घर खर्च चलाना है, ऑल दैट, तो ये आप पकड़ो, क्लियर? इसके बाद लगभग 20,000 रुपए उन्होंने मेरी सिस्टर को दे दिए। किसको दे दिए? सिस्टर को दे दिए, ठीक है ना। तुम भूल गए हो ये एग्जाम्पल है, सच में ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो बस एग्जाम्पल पे फोकस करो। 20,000 रुपए उन्होंने मेरी सिस्टर को दे दिए, ठीक है ना। इसके बाद 5,000 रुपए उन्होंने मुझे दे दिए, ठीक है ना। ठीक है, ये उन्होंने मेरे को दे दिया। मैं क्या लिखूं खुद के लिए? मैं वी लिख देता हूं। चलिए, वरुण। 5,000 रुपए उन्होंने मुझे दे दिए, तो कितने हो गए? 50, 70, 75 और 25,000 रुपए उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे भी, या चलो ये उनके पास ही है, सेल्फ उनके पास ही है। डन। अब सुनिए मेरी बात। अगर मैं फैक्टर इनकम, अच्छा ये सारी की सारी ट्रांसफर इनकम है कि नहीं? ये तीनों, इसको छोड़ दो, ये तो उन्होंने किसी को दिए ही नहीं, ये उनके पास ही है। लेकिन ये तीनों ट्रांसफर इनकम है कि नहीं है? अब मैं अपने घर की नेशनल इनकम निकाल रहा हूं। अरे मेरे घर की भी तो नेशनल इनकम निकाली जा सकती है ना, कि घर की टोटल इनकम। अगर मैं बेटा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारे घर की इनकम 1,75,000 आ जाएगी, विच इज रॉन्ग। ये तो तुम्हें दिख ही रहा है साफ साफ कि सर घर की टोटल इनकम तो 1 लाख ही है, सिर्फ बांटने से बढ़ थोड़ी गई इनकम कि 1 लाख उन्होंने कमाया, 75 हमने कमाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, क्लियर है? इसलिए बेटा ये जो सारी फैक्टर इनकम्स हैं ये निकलती कहां से हैं? सॉरी, सारी ट्रांसफर इनकम्स हैं, निकलती कहां से हैं? फैक्टर इनकम से। और जब फैक्टर इनकम से ही ट्रांसफर निकली है और हमने सारी फैक्टर को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया है, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट या देयर इज नो नीड टू इंक्लूड ट्रांसफर इनकम इनटू नेशनल इनकम। समझ में आया? अगर आपने ट्रांसफर इनकम को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग हो जाएगी बेटा। जैसे यहां देखो, यहां एक 75 हो गया, तो 75 जो पापा ने बांटे हैं, जो 75 यहां भी काउंट हो गए और यहां भी काउंट हो गए। समझ में आया? तो डबल काउंटिंग हो गया। इज दैट क्लियर? तो मैंने सही बोला था ना? ये भी कभी ना कभी क्या होती है, हर ट्रांसफर इनकम कभी ना कभी क्या रही होगी? फैक्टर इनकम रही होगी और वहां काउंट हो गई। बस बिल्कुल सही। क्लियर है? ऐसे थोड़ी है। ये तो नहीं, सीरियल देखने का फायदा नहीं है, पढ़ने का फायदा है। ये तो इकोनॉमिकल मजाक हो गया है ना, इकोनॉमिक्स वाला मजाक हो गया। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। डन है जी, ये क्लियर है सबको? रीडिंग आगे कंटिन्यू करें। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है और नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। प्रॉब्लम भी समझ में आ गई कि क्यों नहीं करते। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल देखिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वही चार जो फैक्टर इनकम्स है वही दे रखी है एग्जाम्पल्स के तौर पर।
Shall we proceed? आगे बढ़े. It should be noted that factor incomes and factor payments are two sides of the same coin. देखो, जब आप देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दैट इज फैक्टर पेमेंट. जैसे मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है ना, मेरे पास 4 फैक्टर आए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. क्लियर? ठीक है. लैंड को मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट. लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को. तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये तो पेमेंट्स है ना बेटा, मैं फैक्टर्स को पेमेंट दे रहा हूं, तो इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स. अब आप हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हाउस होल्ड जो भी फैक्टर्स भेजेगा, फैक्टर सर्विस देगा, उसके बदले में उसको इनकम मिलेगी. तो जो प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए फैक्टर पेमेंट है, वही सेम चीज हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम है. समझ में आया? दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना. तो यही वो बोल रहा है कि फैक्टर इनकम एज वेल एज फैक्टर पेमेंट बोथ आर सेम थिंग ऑफ अ सिमिलर कॉइन. ठीक है, सॉरी, डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सिमिलर कॉइन. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. समझ में आ गया? डन. चलो जी आगे बढ़ते हैं. इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर कौन होते हैं भाई? वेरी नाइस. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर. सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर होता है ऑनर ऑफ. सारे एफओपीज का ऑनर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर. तो वही उन्होंने डायरेक्टली हाउस होल्ड ना बोलकर क्या बोला है? ऑनर ऑफ एफओपीज. क्लियर? तो ऑनर्स ऑफ एफओपीज के लिए ये फैक्टर इनकम है, और while it is a factor payment from the viewpoint of producer of goods and services, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए ये क्या है? फैक्टर पेमेंट है. चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट which are needed to produce goods and services. They are broadly categorized. ये हमें पता ऑलरेडी. ठीक है ना, इन्होंने एक पीला सा बॉक्स उसमें दे रखा है कि एफओपीज क्या होते हैं. 4 बेसिक चीजें होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इनके कलेक्टिव एफर्ट से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. ये हमें ऑलरेडी पता है, ज्ञात है, हमें इतना ज्ञान हमें हो चुका है. आगे बढ़ते हैं जी. ट्रांसफर इनकम का टॉपिक आ गया. शुरू करूं? आर यू गाइस रेडी? शुरू करें. चलिए जी. ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. खाली बैठे फ्री फोकट में जो इनकम मिलती है, ठीक है ना, वो कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम. इस इनकम के रिटर्न में आपको कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देनी होती हैं. क्लियर? ठीक है जी. इट इज अ यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट. ये भी डन है सर, ऑलरेडी हमें समझ में आ चुका है. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन national income as it does not reflect any production of goods and services. Clear? Done? तो ये national income में include नहीं होगी. आगे बढ़ते हैं जी. It can be received either within the domestic territory of a country or from abroad. अब जैसे मैंने घर का एग्जांपल लिया था, पापा से मिला तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और बुआ वो आई है बाहर से, आती है बुआ तो पैसे देके जाती है ना, हाँ, जिसके लिए हम लड़ते हैं. मम्मी कह रही थी कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है. अरे कैसे जरूरत नहीं है इसकी जरूरत है ना. हाँ, मन में चल रहा होता है. तो जब बाहर से पैसा, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी फ्री फंड में पैसा आ सकता है. ट्रांसफर इनकम तो कहीं से भी आ सकती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए कोई बाहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने इंडिया के अंदर बिहार में कुछ डोनेशन दे दिया सरकार को. ठीक है ना, कि भाई यहां पर हम चाहते हैं कि थोड़ा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़िया हो. उन्होंने कुछ डोनेशन दे दिया, तो बेटा उस डोनेशन के बदले में क्या हमें कुछ करना पड़ेगा उनके लिए? नहीं, दैट्स अ डोनेशन, चैरिटी है. क्लियर? लेकिन ये चैरिटी विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी आई कि आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी? आउटसाइड. तो ट्रांसफर इनकम विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकती है, और ट्रांसफर इनकम बाहर से भी हो सकती है. इज दैट क्लियर? डन. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड. बाहर से भी आ सकता है पैसा. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स. ओल्ड एज पेंशन. देखिए, पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस है. मैं यहां पर छोटा सा टॉपिक है, ये हमें आगे भी काम आएगा नेशनल इनकम में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं. सुनिए, पेंशन क्या होती है जी? पेंशन क्या होती है बताइए? कंट्रोल. पेंशन क्या होती है जी? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. जब आप एक पर्टिकुलर जॉब से रिटायर हो जाते हैं, जब आपकी वर्किंग लाइफ जो है, वर्किंग लाइफ मतलब जब आप एक्टिवली काम कर रहे होते हो, वो आपकी वर्किंग लाइफ होती है. फॉर एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 60, अगर हमें एक नंबर लेना भी है, तो एट द एज ऑफ 60 आपने क्या ले लिया? अपनी वर्किंग लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया, कि अब आपको जो डेली बेसिस पे आप अभी तक काम करते थे, वो आप काम अब नहीं कर रहे हो. तो जब आप अपनी वर्किंग लाइफ से रिटायर हो जाते हो, उसके बाद भी जो आपको पैसा मिलता रहता है, कहां से? अपने एम्प्लॉयर से. कहां से बेटा? अपने एम्प्लॉयर से. उसे हम बोलते हैं पेंशन. क्या बोलते हैं?
क्या बेटा, वो क्यों देता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से ना हमारा जो अपने एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयर एग्रीमेंट है, या हमारा एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो है हमारे एम्प्लॉयर के साथ, उसमें लिखा होता है कि जब तक आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका बुढ़ापा यानी कि जो आपका ओल्ड एज है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि देखो आदमी जब कमाना बंद करता है तो उसकी फिर लोग इज्जत करना बंद कर देते हैं, अपने खुद के घर वाले वो दूसरों पर बोझ बन के रह जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हर महीने क्या मिलती है बेटा, थोड़ी थोड़ी उसको पेंशन मिलती रहती है। तो ऐसी जॉब्स हर आदमी को अच्छी लगती है। सरकारी जॉब लोगों को क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि ये इसी रीजन है, ठीक है ना, कि सरकारी जॉब में आप रिटायरमेंट के बाद भी सरकार की तरफ से आपको कंटिन्यूअसली पेंशन मिलती है, तो वो लोगों को सेफ्टी का फील करवाता है कि ठीक है ना, हम सेफ हैं, हमारा जो बुढ़ापा है, हमारा जो ओल्ड एज है वो सिक्योर है, दवाई दुई के पैसे तो हमारे पास हो ही जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं ना वो कुछ और है, सुनिए ध्यान से। बेटा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहा है, देखो आप ये मत सोचो कि हाँ एम्प्लॉयर कितना भला है हमें पेंशन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कैलकुलेशन है। वो जो आपकी वर्किंग लाइफ में आपकी सैलरी है ना, उस सैलरी को वो 2,000 रुपए से कम कर देगा। मान लीजिए आप इतना काम करते हैं कि आपको 40,000 मिलना चाहिए, तो वो आपको हर महीने कितने देगा बेटा, सिर्फ 38, ठीक है ना। 2,000 रुपए हर महीने कम कर रहा है, इससे आपका क्या कौन सा फंड तैयार हो जाएगा बेटा, पेंशन का फंड तैयार हो जाएगा। तो जब आपकी वर्किंग लाइफ खत्म होगी तो आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं रिटायरमेंट के बाद अगर एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा बेटा आप ही का अर्नड पैसा है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। क्योंकि आपको ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ पैसा थोड़ा कम मिला, उससे एम्प्लॉयर के पास एक फंड क्रिएट हो गया, उस फंड से आपको पेंशन मिलती रहती है। समझ में आया, कोई भी अपनी जेब से नहीं देता यार, एम्प्लॉयर आपको क्यों फ्री फंड में पैसा देगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे को बताइए जो एम्प्लॉयर से पेंशन मिलेगी बेटा वो ट्रांसफर इनकम है कि कैपिटल इनकम, ट्रांसफर इनकम है कि फैक्टर इनकम है। बिल्कुल गलत, अभी तो कॉन्सेप्ट करवाया, ये आपकी अर्नड इनकम नहीं है क्या बेटा, वो फैक्टर पेमेंट है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड एम्प्लॉयर से जो पेंशन मिलती है। नॉर्मल पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसीलिए मैं आपको बता। सुनो मेरी बात दोबारा सुन, अगर एम्प्लॉयर आपकी वर्किंग लाइफ में जो आपकी सैलरी बनती है, आपने एक्चुअली में काम कितने का किया बेटा, 40,000 का, आपके बनते कितने हैं 40, लेकिन उसने आपको दिए कितने, तो आपके ही 2,000 रुपए उसने रख लिए, इससे वो एक फंड क्रिएट करता रहेगा, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पेंशन फंड में से ही आपको पेंशन मिलती रहेगी। मुझे बताइए आपको जो पेंशन में पैसा मिल रहा है बेटा वो आपने अर्न किया कि नहीं किया, किया है, अर्न किया था वर्किंग लाइफ में, रिसीव हो रहा है बुढ़ापे वाली जिंदगी, मतलब आफ्टर वर्किंग लाइफ, ठीक है ना, जो आपकी रिटायरमेंट वाली पीरियड है वहां आपको रिसीव हो रहा है। तो सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है तो आपका अर्न ही ना बेटा। तो एम्प्लॉयर से जो पेंशन आपको मिलती है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलेंगे कि ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे, वो फैक्टर इनकम है बेटा आपकी, क्लियर है, आपने वो कमाया है। अब बात करते हैं सर ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है ओल्ड एज पेंशन का। आइए वो समझाता हूं आपको कि ओल्ड एज पेंशन क्या होती है। ओल्ड एज पेंशन, अब देखिए सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है ना, ये पेंशन आपको एम्प्लॉयर से नहीं मिलेगी बेटा कभी भी, ये पेंशन आपको किससे मिलेगी, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया जो भी बूढ़ा हो गया है, जो भी हमारे राज्य में, या मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो राज्य में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो पूरी कंट्री में, जिसने भी 60 की एज को अचीव कर लिया है और उसके बाद भी अभी जीवित है, जल रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको हम क्या देंगे, हर महीने फॉर एग्जाम्पल 1,500 रुपए की पेंशन देंगे। क्या देंगे, हर महीने 1,500। तो मेरे को बताओ इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि आदमी को 60 अबव होना है बस। इज दैट क्लियर, चाहे इस व्यक्ति ने कभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम किया हो चाहे नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट तो सभी लोगों को देगी। जो भी 60 प्लस है उसको 1,500 रुपए महीने के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ओल्ड एज पेंशन के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है जिसने कभी सरकार के लिए कोई काम नहीं किया, ना वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा है, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा है, उसने पूरी उम्र अपना खुद का बिजनेस किया है, दुकान थी उसकी, अपना बिजनेस किया। इस साल उसने 60 की एज को अचीव कर लिया, ठीक है ना, 60 प्लस हो गया वो। तो मेरे को बताइए क्या वो ओल्ड एज पेंशन के लिए क्या नाम है एलिजिबल हो गया कि नहीं हो गया। वो क्या करेगा, वो एक फॉर्म भरेगा, गवर्नमेंट का जो नॉर्म है, जो तरीका है, फॉर्म भरेगा कि भाई मेरा फलाना फलाना नाम है, ये मेरा एड्रेस है, तो और उसका एक कार्ड बन जाएगा, ओल्ड एज पेंशन का कार्ड बन जाएगा। अब हर महीने गवर्नमेंट उसको क्या देगी, ओल्ड एज पेंशन देगी। आप मुझे बताइए ये 1,500 रुपए उसने कुछ काम करके कमाए कि उसको फ्री फंड में मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज है और वेलफेयर पॉलिसीज के लिए उसको मिल रहे हैं, उसने रिटर्न में तो गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए बेटा ओल्ड एज पेंशन क्या है, ट्रांसफर की फैक्टर, ट्रांसफर की फैक्टर है, ट्रांसफर है।
तो ये रट्टा नहीं है कि पेंशन तो हमेशा ट्रांसफर ही होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेंशन कौन सी है। कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा कि जब आपने कुछ कंट्रीब्यूट करके कोई चीज कमाई है। अच्छा एक बात बताओ, जो एम्प्लॉयर था वो सिर्फ उसी बंदे को सैलरी देगा जिसने उसके यहां काम किया है, कि किसी भी अरे गरे को बांट देगा? तो इसका क्या मतलब है कि आप जब काम कर रहे हो तो वर्किंग लाइफ में ही उसने इतना जुगाड़ कर लिया है पैसे का कि वो आपको पैसे दे देगा, रिटायरमेंट पे भी पैसे देगा। समझ में आया? तो दैट वो आपका अर्नड मनी है बेटा, उसके लिए आपने काम किया इसीलिए आपको मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो काम किया हो नहीं किया हो 60 प्लस होते ही आपको पैसा मिलने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये डिफरेंस है ओल्ड एज पेंशन में और नॉर्मल पेंशन में। डन। जैसे मेरे फादर रेलवे में काम करते हैं, ठीक है ना, तो रेलवे में ही इज एन ऑफिसर। अब उनको जो भी पैसा मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, जो भी उनको पेंशन मिलेगा, वो ऐसा नहीं है कि रेलवे उन पे एहसान कर रही है या रेलवे उनको फ्री का कोई पैसा दे रही है। ना 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 ना, वो उन्होंने जो अपनी ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ जो उनकी इनकम होनी चाहिए थी, उसी इनकम में से रिड्यूस्ड फंड है और वो उनको धीरे धीरे करके मिल जाएगा पेंशन में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो वो उनको जो पेंशन मिलेगी वो उन्हीं का हार्ड अर्न्ड मनी है, उन्हीं का पैसा है। डन। तो वो कौन सी इनकम है बेटा? वो उनकी फैक्टर इनकम है। डन। क्लियर है जी सभी को? पक्का? वेरी नाइस। तो ओल्ड एज पेंशन का ये एक छोटा सा टॉपिक है, आगे भी काम आता है। अब आज यहां आ गया था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। डन है जी। इसीलिए देखो इन्होंने ट्रांसफर इनकम के अंदर जब एग्जांपल लिया ना, तो कौन सा लिया? ओल्ड एज पेंशन का। डन। ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, पॉकेट मनी हो गया। ठीक है जी, ये सारी चीजें क्या है? आपकी ट्रांसफर इनकम है। ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है कि सरकार क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही, इसको बेरोजगारी भत्ता भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। क्योंकि सरकार आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही, सरकार अपनी ड्यूटीज में फेल हुई है, इसलिए सरकार आपको क्या आपका गुजर बसर हो सके जो नॉमिनल पैसा होता है वो आपको देती है। ठीक है ना, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं। डन। ये भी आपको फ्री फंड में मिला है बिना कुछ करे, तो ये कौन सी इनकम हो जाएगी? ट्रांसफर इनकम हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।